Good morning to all of the students and welcome to my channel ट्रिकी साइंस। आज हम लोग क्लास 9 के बायो पोर्शन से इकाई 2 सजीव जगत में संगठन, जिसमें चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, इस चैप्टर को लेके आए हुए हैं। इससे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उन पर डिस्कशन किया जाएगा। उसके पहले आप लोगों को बता दें कि हमारा चैनल ट्रिकी साइंस सब्सक्राइब करें, आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। डेली बोलना पड़ता है, आप लोग करते नहीं। प्लीज़ इसको कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक, ताकि जो भी वीडियो आपको यहाँ से भेजे जाएँ सुचारू रूप से तुरंत आपको मिल सके और यूट्यूब पे आप उसको ऑनलाइन देख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। और हमेशा याद रखें कि जीवन का अगर निर्माण की बात की जाएगी, जब भी जीवन के निर्माण की बात की जाएगी तो हमेशा सेल का महत्वपूर्ण कार्य होगा। जो कोशिका होती है उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी, क्योंकि बिना सेल के चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनका निर्माण हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो सकता है। तो वास्तव में आज का हमारा जो टॉपिक है सेल या कोशिका, यही टॉपिक है। और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से। तो आप लोग बने रहिए, कायदे से समझिए और जो चीज़ न समझ में आए तो उसको कमेंट्स जरूर करिए। आप लोग कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते। तो अगर कहा जाए कि कोशिका की परिभाषा बताइए या सेल, व्हाट इज ए डिफिनेशन ऑफ सेल, तो क्या कहेंगे कि जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, कहने का मतलब कि जो जीवों के शारीरिक संरचना का निर्माण हुआ है और क्रियात्मक इकाइयां हैं, उसको हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, सेल या कोशिका कहते हैं। ठीक, अब अगली चीज इसमें आती है कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी, ये चीज याद रखिएगा, हमेशा सन में कंफ्यूजन हो जाती है कि रॉबर्ट हुक हो गए, रॉबर्ट ब्राउन हो गए, स्लाइडन और स्वान हो गए, ये सब सेल से ही आधारित है, कोशिका सिद्धांत से ही आधारित है। लेकिन वास्तव में कब किसने सिद्धांत दिया, किसने कोशिका को देखा, किसने इसकी खोज की, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कार्क के सेक्शन का अध्ययन करके सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया। अब इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया था, इन्होंने कोशिका शब्द दिया था। इसमें एक कार्क रूपी संरचना, कार्क रूपी संरचना थी, उसको देखा। तो उसमें देखने के पश्चात जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, इस तरीके से इसमें कोठरे बने हुए होते हैं, इस तरीके से उन्होंने ये संरचना देखी। किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो ये जो संरचना देखी इन्होंने, इस संरचना का नाम क्या दिया कि वास्तव में यह संरचना क्या है, सेल है। तो अगर कहा जाए कि कोशिका का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया, तो सर्वप्रथम नामकरण किसने किया, तो वहां पे हम कहेंगे रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में, 65 ईस्वी में कोशिका का नामकरण किया। इसके बाद अब स्लाइडन और स्वान ने तो कंबाइंड रूप से, याद रखिएगा, स्लाइडन और स्वान ने कंबाइंड रूप से सन 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत तो दिया था। लेकिन समझने की बात यह है कि स्लाइडन ने पादपों के लिए कोशिका सिद्धांत दिया था और थियोडर स्वान ने जंतुओं के लिए कोशिका सिद्धांत दिया था। प्लांट के लिए कोशिका सिद्धांत स्लाइडन ने दिया था, एनिमल्स के लिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, थियोडर स्वान ने। और कंबाइंड रूप से कोशिका सिद्धांत देने का श्रेय इन्हीं को जाता है, स्लाइडन और स्वान को। और सन याद रखिएगा 1839 ईस्वी में कंबाइंड रूप से कोशिका सिद्धांत दिया। लेकिन अलग अलग सन 1883 ईस्वी में स्लाइडन ने पादपों के लिए कोशिका सिद्धांत दिया और सन 1839 ईस्वी में ही थियोडर स्वान नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसके लिए, प्लांट के लिए कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक, बात इतनी समझ में आ गई होंगी कि सर्वप्रथम कोशिका शब्द किसने दिया, तो रॉबर्ट हुक ने। किस सन में दिया, सन 1665 ईस्वी में। पादपों के लिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन ने दिया। किस सन में, सन 1883 ईस्वी में।
और जंतुओं के लिए कोशिका सिद्धांत या एनिमल्स कोशिका थ्योरी किसने दी? तो सन 1839 ईस्वी में थियोडर स्वान ने दिया। अब इसके बाद पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार कितने हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो वास्तव में कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, किसमें पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, किसमें पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? एक सरल संरचना होती है। याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है, सरल संरचना होती है, और यह वास्तव में पाई जाती है किसमें? जीवाणुओं में पाई जाती है, नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। इसके उदाहरण है। फिर यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? एक जटिल संरचना है और यह पाई जाती है पादप में, प्लांट में, कवक में, प्रोटिस्टा में और फंजाई में। अब आता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या है? तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्रम बाय क्रम हम अंतर बता रहे हैं। अगर कोशिका भित्ति के आधार पर अगर हम लक्षण लेते हैं कि दोनों का लक्षण ले लें, और लक्षण में पहला लक्षण क्या लेंगे? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल को लेते हैं, कोशिका भित्ति को लेते हैं लक्षण में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह किससे बनी होती है? अमीनो अम्लों से बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अमीनो अम्लों की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अमीनो अम्लों से बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फिर हम अगला लक्षण अगर ले लें, सेकंड लक्षण हम लेते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस, कि यूकैरियोटिक में केंद्रक कैसा पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कैसा पाया जाता है। तो सेकंड लक्षण अगर लेते हैं केंद्रक, तो याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है या नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नॉर्मली कौन आते हैं? एनिमल्स होते हैं। और इसका एक अपवाद है, जो ऊंट होता है उसमें, उसकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इसमें ऊंट की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, बाकी सारे एनिमल्स जितने भी हैं उनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, तो हम ये कहेंगे